नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा करंट अफेयर्स कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस के करंट अफेयर्स जीएस 3 के वीक 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टारगेट है 2021 का एग्जाम। तो लेट अस सी व्हाट आर द टॉपिक्स इन दिस सेशन। गृह समिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, CMS-01 सैटेलाइट के बारे में, 5 इयर्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हिमालयन सीरो E20 फ्यूल रिसेंटली न्यूज में था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइड्रोजन फ्यूल एक्सेट्रा एग्जाम में आ चुका है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM, इसके बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जो बर्ड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इट वाज रिसेंटली इन द न्यूज। क्यों ये न्यूज में था एंड व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंस ऑफ द बर्ड, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है गृह समिट। रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि 12th ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट, गृह समिट ऑर्गेनाइज किया गया था वर्चुअली। इस समिट में थीम था रिजुविनेटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट्स। ओके, तो ये जो समिट है, जैसा कि नाम आप देख सकते हैं, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो जो बिल्डिंग्स है, हैबिटेट हैं जहाँ पर हम रहते हैं, उन्हें इको फ्रेंडली बनाने से रिलेटेड जो है ये है, जहाँ पर बिल्डिंग्स को ग्रीन रेटिंग दी जाएगी कि कितना इको फ्रेंडली है ये। इसका असेसमेंट से रिलेटेड समिट रिसेंटली किया गया था। इस समिट का थीम जो था वो रिजुविनेटिंग रेसिलिएंट हैबिटेट्स था। इको फ्रेंडली प्लस ये रेजिलिएंट होना चाहिए। रेजिलिएंट इन द सेंस कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह हुआ या फिर किसी और स्ट्रेस या प्रेशर के वजह से इस तरह के बिल्डिंग जो है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। ये चीज सुनिश्चित करने का कोशिश किया गया बाय दिस समिट। पर्पस क्या है? टू सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू डेलिबरेट ऑन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। तो ऐसा कैसे होगा इको फ्रेंडली एंड रेजिलिएंट? By the help of innovative technologies and solutions which will help in creating robust mechanisms for developing sustainable and resilient solutions for the benefit of the entire community। तो ऐसे solutions जो टेक्नोलॉजी और जो innovative solutions हैं, उनसे ये काम करने का जो है किया जा रहा है थ्रू दिस समिट। तो लॉन्च इवेंट यहाँ पर कुछ चीजें और लॉन्च की गई थी बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शाश्वत मैगजीन एंड बुक जो कि 30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द इवेंट लॉन्च किया गया था। तो गृह समिट ये है क्या? एक नेशनल रेटिंग सिस्टम है ऑफ इंडिया फॉर एनी कंप्लीटेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो एक रेटिंग सिस्टम है जहां पर कंप्लीटेड बिल्डिंग जो होता है उसे रेट किया जाता है कि वो कितना इको फ्रेंडली है, कितना रेजिलिएंट है। गृह और रिकॉग्नाइज किया गया है एज इंडियाज ओन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम in India's intended nationally determined contributions। ओके, तो इंडिया का intended nationally determined contributions INDC जो हमने दिया है as part of the Paris Climate Agreement कि हम अपने एमिशंस को कम करेंगे, अपने जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिजर्व्स हैं वो बढ़ाएंगे। ऑल्सो हम अपना कार्बन जो एमिशंस है वो कम करते हुए कार्बन सिंक को भी बढ़ाएंगे, जहाँ पर फॉरेस्टेशन बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने कहा था एज पार्ट ऑफ दिस इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इस डायरेक्शन में इको फ्रेंडली जो रेटिंग है, ग्रीन रेटिंग है, काफी ज्यादा हेल्प होता है इससे, एंड दैट्स व्हाई दिस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज ओन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। And this has been submitted to the UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, right? So this is created by TERI, which is the Energy and Resources Institute के द्वारा developed jointly by Ministry of New and Renewable Energy। ओके, ऑब्जेक्टिव्स है इसके ग्रीननेस ऑफ बिल्डिंग्स जो है उसको evaluate करने का mechanism है। System has been developed to help design and evaluate new buildings। Building is assessed based on its predicted performance over its entire life cycle। तो entire life cycle कैसी होगी उसकी, इस सब से related performance उसका क्या होगा, इसके लिए
रेटिंग दी जाएगी। पैरामीटर्स है साइट सिलेक्शन, प्लानिंग कैसा हुआ है, कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इनोवेशन पॉइंट्स, ये सब देखा जाएगा। देन अदर इनिशिएटिव सिमिलर जो है वो है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जनवरी 2019 में ये किया गया था। आइडेंटिफाई एंड मेन स्ट्रीम बेस्ट अवेलेबल एंड प्रूवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज, अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स आशा, ये भी एक इनिशिएटिव है। 5 इंक्यूबेशन सेंटर्स को सेलेक्ट करके सेटअप करके for identifying innovative materials, process and technologies for resource efficient, resilient and sustainable construction ये किया गया था। ठीक है, better material for better building। नेक्स्ट है CMS-01 सैटेलाइट जो रिसेंटली न्यूज में था। इसरो ने लॉन्च किया है ये CMS-01 सैटेलाइट जो कि 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया का, विच वाज कैरिड ऑन बोर्ड PSLV C50। ठीक है, 42nd हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एंड ये जो है सेकेंड लॉन्च पैड ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज से रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया। CMS-01 सैटेलाइट जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 42nd सैटेलाइट बाय PSLV, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे रिलायबल लॉन्चिंग व्हीकल विच इज कॉल्ड द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। सो इसमें किया गया है। देन द नेक्स्ट थिंग इज द सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडिया का वर्क हॉर्स कहा गया है लॉन्च व्हीकल जो कि PSLV कहा गया है, क्योंकि PSLV काफी ज्यादा रिलायबल माना जाता है एंड इसका जो है 52nd मिशन होगा एंड एक्सेल वर्जन में 6 स्ट्रैप-ऑन मोटर्स के साथ में ये लॉन्च कर रहा है। सैटेलाइट वाज प्लेस्ड इनटू अ प्रिसाइज जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, लाइक द पोलर ऑर्बिट, देन वी हैव द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, then we have the geosynchronous orbit, geosynchronous transfer orbit हो गया, then we have the सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इतने सारे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, सबका जो है डिफरेंस वगैरह पता होना चाहिए आपको। पोलर ऑर्बिट जो है, अगर हम अर्थ देखें तो इसके पोल्स जो हैं इनके थ्रू जो ऑर्बिट जाता है, ऑर्बिट इन द सेंस एक पाथ है जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, तो इनके थ्रू जो जाता है एंड ये काफी नियर अर्थ होता है ये ऑर्बिट, तो उसे पोलर ऑर्बिट कहा जाता है। देन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ये अलोंग द इक्वेटर जाता है, ओके, इक्वेटर विच डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, अलोंग दैट एट एन एल्टीट्यूड जो है ये होता है ये वाला जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इसे जियो स्टेशनरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई सैटेलाइट को अगर रखा जाएगा तो ये सैटेलाइट ऐसा लगेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट जिसके ऊपर ये सैटेलाइट है उसके ऊपर साथ साथ अर्थ के साथ साथ ये मूव होता है। तो विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू जियो, दिस सैटेलाइट सीम्स टू बी स्टेशनरी, इसीलिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया। जियो सिंक्रोनस यानी कि इसी तरह से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स ही होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड एल्टीट्यूड नहीं होता। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का एल्टीट्यूड जो है वो फिक्स्ड है, अराउंड 36,000 किलोमीटर का फिक्स्ड एल्टीट्यूड होता है, उसी में आप अगर सैटेलाइट डालेंगे देन इट विल गिव दैट इफेक्ट, राइट। तो इस तरह से जो ऑर्बिट्स हैं। देन द नेक्स्ट वन इज जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है जो सर्कुलर ऑर्बिट्स के बीच में इन ऑर्बिट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये ऑर्बिट अगर हम देखें तो विल बी समथिंग लाइक दिस, जहां पर अगर आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है इनटू दिस नियर अर्थ ऑर्बिट, ये जाता है एंड इट विल गो इनटू दिस ट्रांसफर ऑर्बिट और ये बड़े ऑर्बिट में फिर चले जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है ये एक जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कहलाता है, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ ऑर्बिट जिसमें CMS-01 को डाला गया है so that it can move into a higher orbit।
तो CMS-01 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है for providing services extended C-band frequency spectrum, and its coverage will be Indian mainland, Andaman Nicobar and Lakshadweep Islands तक इसका coverage होगा. Expected to have a life of around 7 years. Next launch ISRO का होने वाला है PSLV C-51, which would be a special mission for ISRO and the entire country, जहाँ पर इस मिशन के द्वारा vehicle would carry the country's first private sector satellite. तो private sector satellite, first such private sector satellite carry किया जाएगा by this mission, जो कि next होने वाला है. पिक्सल इंडिया का आनंद सैटेलाइट कहा जा रहा है. ऑल्सो इसके बाद सतीश सैट और स्पेस किड्स का यूनिटी सैट ये सब कैरी करना है. तो प्राइवेट सेक्टर को बागडोर पकड़ाई जा रही है धीरे धीरे. तो that thing is something that has been happening in the ISRO reforms. Next है 5 years of Paris Climate Accord. तो 2015 में Paris Climate Accord साइन किया गया था, 2020 है, 5 years हो गए. तो what has been the progress, what needs to be done? इससे related Climate Ambition Summit किया गया था. इस समिट के तहत जो भी हमने अभी तक किया है, जो भी चल रहा है, उसको और भी एम्बिशियस वे में कंप्लीट करना इससे रिलेटेड जो है ये सबमिट किया जा रहा है. तो 12 दिसंबर 2020 में किया गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड में. India was not only on track to fulfilling its climate commitments but would go further, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है at the climate action summit जो recently हुआ था, right? तो climate action summit अलग हुआ था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स फुलफिल किए एंड और फर्दर भी हम जा रहे हैं. और क्लाइमेट एक्शन समिट एम्बिशन समिट 2020 will mark the 5th anniversary of Paris Agreement and will provide a platform for government and non-governmental leaders demonstrate their commitment. तो commitment towards Paris Climate Agreement के लिए ये है. तो क्लाइमेट एम्बिशन समिट है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? To set out new and ambitious commitments under the 3 pillars of the Paris Agreement. और न्यू जो कमिटमेंट्स है उन पर बातचीत करने से रिलेटेड ये सबमिट किया गया था. व्हाट आर दीज पिलर्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट? मिटिगेशन, अडॉप्टेशन एंड फाइनेंस कमिटमेंट्स. तो मिटिगेशन, अडॉप्टेशन एंड फाइनेंस, जहाँ पर आप जो है क्लाइमेट चेंज को एक्सिलरेट करने वाले प्रोसेसेस नहीं कर रहे हैं, आप अडॉप्ट कर रहे हैं जहां पर आपको इस तरह के प्रोसेस करना ना पड़े. अडॉप्टेशन के लिए फाइनेंस हेल्प जो मिलनी चाहिए वो आपको मिल रही है. लेट्स से जो LDCs हैं और डेवलपिंग कंट्रीज है उनको बाय द डेवलप्ड कंट्रीज हेल्प दी जा रही है. तो ये सारे इंश्योर करना, इससे रिलेटेड नए कमिटमेंट्स करने के लिए क्लाइमेट एम्बिशन समिट किया गया था. स्कोप क्या था? मीनिंगफुल प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस, सिटीज एंड अदर नॉन स्टेट एक्टर्स ये था. यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस इन पार्टनरशिप विद चिले एंड इटली इसे होस्ट किया गया था. पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का लीगल स्टेटस अगर हम देखें तो इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन क्लाइमेट चेंज. 196 कंट्रीज एट कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 2015 में किया गया था. गोल था हमारा कि हम 2 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो इंक्रीज है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस डिकेड में 2 डिग्री सेल्सियस तक ही रख पाए, या हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रख पाए in comparison to the pre-industrial level. So let's say pre-industrial levels, इंडस्ट्रीज के पहले जब थे इंडस्ट्रीज होते थे उससे पहले जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उससे पहले का जो लेवल ऑफ टेम्परेचर था, लेट्स से एवरेज 30 डिग्री सेल्सियस रहा अर्थ का. तो ये टेम्परेचर बढ़ के अभी उस समय से लेट्स से 32 डिग्री सेल्सियस अगर हो जा रहा है बाय 2030, हमें ये होने नहीं देना है. वी शुड रेस्ट्रिक्ट इट टू लेट्स से 31 डिग्री सेल्सियस ओनली. तो ये चीज हमारा एम था. ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल, कंट्रीज एम टू रीच ग्लोबल पीकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस. ओके. और इंडिया
ने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 450 गीगावाट बाय 2030 करने का जो है कह दिया है। इनिशियली 2030 तक हमारे रिन्यूएबल कैपेसिटी इंक्रीज करने का टारगेट कम था, बट अभी हमने और भी बड़ा टारगेट ले लिया है। साथ ही साथ एमिशंस जो इंटेंसिटी हमारी है बाय द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत 33 to 35% बाय 2030 हम इसे कम करेंगे। इस तरह से हमने प्लेज किया हुआ है, राइट। 33 to 35% ऑफ एमिशंस हम रिड्यूस करेंगे with respect to the pre-industrial level, और also फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना और रिन्यूएबल एनर्जी को भी और भी ज़्यादा इंक्रीज करने से रिलेटेड हमने जो है गोल रखा है। तो दिस वाज 5 years of Paris Climate Accord. नेक्स्ट है our discussion on this species called the Himalayan Sero. ये रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज इट वाज cited for the first time in the Himalayan cold desert Spiti, हिमाचल प्रदेश। इस वजह से इसके जो फीचर्स हैं गोट, डोंकी, काओ, पेग सबसे मिलता जुलता है एंड ये कंजर्व किया गया बाय द आईयूसीएन के रेड लिस्ट स्टेटस में वल्नरेबल स्टेटस है इस स्पीशीज का, ठीक है, आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ स्टेटस में। तो इसका लोकेशन मोस्टली जो है 2000-4000 मीटर्स के एलिवेशन पे रहता है। ये ईस्टर्न एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालयाज में दिखेगा आपको, ट्रांस हिमालयन एरियाज में नहीं दिखेगा। ट्रांस हिमालयन कौन से एरियाज है? These are north of Great Himalayas. Great Himalayas के नॉर्थ में है, which consist of काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश माउंटेन रेंजेस। ग्रेट हिमालयाज के नॉर्थ में आपको दिखेंगे जो लद्दाख, जस्कर, कैलाश माउंटेन रेंजेस है। इन एरियाज में you won't find Himalayan Sero, but you will find them in the eastern, central and western Himalayas. Animal has also been spotted in Rupi Baba वाइल्ड सेंचुरी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, इन सब एरियाज के आसपास देखा गया है। एंड नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है E20 फ्यूल। ओके, तो ये जो फ्यूल है ये रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज द गवर्नमेंट हैज बीन प्लानिंग कि E20 फ्यूल को लॉन्च किया जाए। अभी तक हमारा जो फ्यूल है हम मोस्टली कन्वेंशनल फ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीजल यही सब यूज कर रहे हैं, बट इस फ्यूल को इको फ्रेंडली बनाने के लिए, एमिशंस कम करने के लिए हम चाह रहे हैं कि इसमें ब्लेंडिंग की जाए हाइड्रोकार्बन्स की। सम ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर इथेनॉल, ब्यूटानॉल, जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है कि इनका यूज किया जा सकता है। तो इन्हें जो है ब्लेंड करने की कोशिश की जा रही है एंड इथेनॉल की ब्लेंडिंग इंडिया ने पहले भी कर रखी है एंड ये ब्लेंडिंग जो है 10% तक की ब्लेंडिंग इंडिया अभी तक परमिसेबल कर पाया है अलॉन्ग विद पेट्रोल और गैसोलीन, राइट। तो गैसोलीन जो पहले हम 100% गैसोलीन यूज करते थे, इस गैसोलीन में यू विल फाइंड नाउ 90% ऑफ गैसोलीन, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। तो ये सोचा गया है एंड ये किया जा रहा है, बट अभी सोचा गया है कि 10% नहीं 20% इथेनॉल डालेंगे। इस 10% को इंक्रीज करके 20% तक का इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाएगा ताकि और भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। इससे दो चीजें हो रही हैं। व्हाट इज द यूज? नंबर 1, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा, व्हीकलर एमिशंस कम हो जाएंगे। ऑल्सो जब हम ओनली 80% जो हमारा गैसोलीन है, पेट्रोल है, वो यूज कर रहे हैं, तो हमारा इंपोर्ट, ऑयल इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। ऑयल इंपोर्ट हम करते हैं पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट 100% पहले यूज किया जाता था, अभी ओनली 80% यूज करेंगे बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग। तो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल भी कम होगा, कम ऑयल हम इंपोर्ट करेंगे और उसके वजह से हमारा बिल जो है उसका कम होगा। देन फ्यूल के बारे में बात करें तो जैसा हमने देखा 10% ब्लेंडिंग परमिसेबल है, उसमें से ओनली 5.6% ब्लेंडिंग 2019 तक हो रही है। एमिशंस रिड्यूस करने के लिए है ये, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, इन सब के एमिशंस को, एंड हमारे फॉरेन एक्सचेंज को भी बेटर बनाएगा, ऑयल इंपोर्ट बिल जो है वो कम करेगा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी बूस्ट करेगा। तो जैसे ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एट रिस्क है। अगर किसी देश ने कह दिया कि हम ऑयल नहीं देंगे तो क्या करेंगे हम? तो दैट
हमारी सिक्योरिटी नहीं है वहां पर, तो एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव हो गया अगर हम इथेनॉल ब्लेंड कर पाए टू सर्टेन लेवल। तो इथेनॉल क्या है? एक बायोफ्यूल है, बाय प्रोडक्ट है ऑफ बायोमास लेफ्ट बाय एग्रीकल्चरल फीड, कॉर्न, शुगर केन, हेम्प, पोटैटो, इन सब के जो कल्चर करने के बाद जो बायोफ्यूल बच जाता है वो इथेनॉल है, राइट। सो व्हाट इज अ बायोफ्यूल? ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है इसे। एक फ्यूल है विच इज डिस्टिल्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल मटेरियल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली माना जाता है। ऐसे ही बायो इथेनॉल है, कॉर्न, शुगर केन से निकाला जाता है। बायोडीजल है जो कि वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल इसमें से निकाला जाता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन मेथड से। देन बायोगैस है जो कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर का, लाइक सीवेज, एनिमल एंड ह्यूमंस का जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करके गैस जो निकलता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन जहां पर जो ऑक्सीजन का यूसेज ना हो। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन का यूसेज, एनारोबिक मतलब यू डू नॉट हैव द यूसेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसी जो डिकम्पोजिशन होती है उसके लिए उससे जो गैस निकलता है दैट इज बायोगैस। बायोब्यूटानॉल, इट इज प्रोड्यूस इन द सेम वे बायोएथेनॉल। बायोएथेनॉल जैसे प्रोड्यूस किया जाता है वैसे ही किया जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च यूज किया जाता है। एनर्जी कंटेंट ब्यूटानॉल में हाईएस्ट होता है इन ऑल ऑफ द गैसोलीन अल्टरनेटिव्स, तो ये डीजल में ऐड किया जा सकता है। तो दिस वाज रिलेटेड टू सम ऑफ द एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो रिसेंटली मेडन टेस्ट ऑफ MRSAM किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, एंड ये जो मिसाइल है ये जैसे इसका नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल है, एंड एयर सरफेस टू एयर मिसाइल DRDO के द्वारा अलॉन्ग विथ इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो है इंडियन आर्मी के लिए बनाई गई है। And it consists of a command and control post, multifunctional radar and mobile launcher system। तो ये फ्रॉम द लैंड टू एयर लॉन्च होगा जो एरियल टारगेट्स हैं उनको हिट करने के लिए। तो इसमें सारा इक्विपमेंट दिया हुआ है, कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट है, मल्टीफंक्शनल रेडार है, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम्स है, ये सब है, राइट। So it is a high response, quick reaction, vertically launched supersonic missile डिजाइन टू न्यूट्रलाइज एनिमी एरियल थ्रेट्स, एनिमी एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंड सुपरसोनिक मतलब इट विल बी मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, exceed the speed of sound but they are not faster than Mach 3। Mach 3 यानी कि 3 times स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा नहीं फास्ट होते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके द्वारा यूज किया जाता है। इट इज लैंड बेस्ड वेरिएंट ऑफ बराक एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो बराक एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का लैंड बेस्ड वेरिएंट है। तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो है एक पार्ट बन गया जहां पर जो मिसाइल्स आते हैं एंड एरियल जो थ्रेट्स होता है, एयरक्राफ्ट्स है, गाइडेड बॉम्ब्स है एंड हेलीकॉप्टर, इन सबको जो है अनऑथराइज्ड वे में अगर वो एंटर कर रहे हैं देन वी कैन कॉम्बैट दैट विथ आर MRSAM, राइट। देन द लास्ट थिंग इन आवर डिस्कशन इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो बर्ड है विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज। क्यों? बिकॉज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज along with Wildlife Conservation Society India has come up with a unique initiative, Firefly Diverter, for overhead power lines in areas where Great Indian Bustard populations are found in the wild। तो Great Indian Bustard already एक critically endangered bird है, और ये बर्ड जब उड़ता है तो पावर लाइंस जो एक्सपोज्ड होते हैं उनको हिट करने के वजह से बहुत ज़्यादा इनका पॉपुलेशन लॉस हो गया है, एंड दैट हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर रीजंस, क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया। एंड अभी ये किया जा रहा है कि इसमें फायरफ्लाई डाइवर्टर यानी कि कुछ फायरफ्लाई टाइप के जो है बना दिए जाएंगे ताकि दूर से इन बर्ड्स को दिख जाए और वो हिट करने से बच जाए। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट करने का कोशिश किया जा रहा है सो दैट ये बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाए एंड ये पावर लाइंस को हिट ना कर पाए। तो फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर आर फ्लैप्स इंस्टॉल्ड ऑन पावर लाइंस। They work as reflectors for bird
स्पीशीज लाइक गीबी जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑफ का है, एंड ये birds can spot them from a distance of about 50 meters and change their path. They will see this, they'll change their path. So diverters are called fireflies because they look like fireflies from a distance shining on power lines in the night. Okay, ते जो है fireflies जैसे दिखेंगे and they'll be shining on the power lines, ऐसा कहा जा रहा है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देखते हैं, तो इट इज वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड। तो यूनिकनेस है कि इट इज वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड। बस्टर्ड जनरली फेवर flat open landscapes with minimal visual obstruction and disturbance, therefore adapt well in grasslands. Mostly grasslands में देखे जाते हैं ये। Its population is confined mostly in राजस्थान and गुजरात। Small populations आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा में भी देखने को मिलेंगे। इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड डेटा देखते हैं, तो इंटरनेशनल यूनियन IUCN का जो स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। दे नीड अ लॉट ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स, बिकॉज ऑफ विच हमारा गवर्नमेंट अभी आ गई है इस इनिशिएटिव के साथ। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि साइट्स, जिससे इन स्पीशीज का जो ट्रेड है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसके अपेंडिक्स 1 का ये पार्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो है इसका होगा। 3 अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, 2 and 3। अपेंडिक्स 1 में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड होगा एंड कमिंग डाउन टू 3। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत शेड्यूल 1 का पार्ट है, यानी कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कंजर्वेशन इसको दिया जा रहा है। ऑल्सो इट इज वन ऑफ द स्पीशीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स जो ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, इसके रिकवरी प्रोग्राम का एक पार्ट है ये। एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट, बंगाल फ्लोरिकन, ये तीनों जो है अपेंडिक्स 1 ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जो इसमें इसका जो अपेंडिक्स 1 है उसमें इंक्लूड किया गया था इन द 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, गांधीनगर गुजरात में जो हुआ था, राइट। सो दिस इज अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एंड इन द प्रीवियस सेशन हमने कुछ क्वेश्चंस देखा था, लाइक विच अमंग दीज इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू हवाना सिंड्रोम। सिम्टम्स इंक्लूड नाउसिया, सीवियर हेडेक्स, फैटिग, डिजीनेस, मे बी कॉज ड्यू टू रेडिएशन इफेक्ट्स। 1 and 2 दोनों ही करेक्ट हैं। देन एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में, दे आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड दैट कनेक्ट टू लार्ज हैबिटेट्स ऑफ elephants, which is again right, and more than 50 elephant corridors have been built as part of national elephant corridor, that is ये जो है मोर देन 50 एलिफेंट कॉरिडोर बिल्ड नहीं किया गया है। अराउंड 88 कॉरिडोर्स का जो है कहा गया है कि will be built. So this I don't think is right. So 1 only should be the correct answer, not this. 1 only is the correct answer here. Then which among these is correct? Assam is the first state to be declared as organic state in India. No, it was Sikkim. Andaman and Nicobar Islands are the first union territory to be declared organic UT. ये भी wrong है। लक्षद्वीप है, तो both are wrong. Answer should be neither 1 nor 2. Then emissions gap report 2020 recently seen in the news, किसने रिलीज किया है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने रिलीज किया है? IUCN, IPCC, UNEP, नन ऑफ देम। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरासीट से रिलेटेड। इट हैज बीन रिलीज्ड बाय द UAE स्पेस एजेंसी एंड इट एम्स टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द मून। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इसराइल का है, राइट। तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मेंस क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ एलिफेंट कॉरिडोर्स एक्ट एज द लाइफलाइन ऑफ द फॉरेस्ट। एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में बताइए, नीड फॉर देम बताइए, नेशनल एलिफेंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंस बताइए। एलिफेंट कीस्टोन स्पीशीज है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एंड प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स मतलब प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट तो होता है, लोअर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, एंड दैट इज द रीजन एलिफेंट कॉरिडोर्स act as lifeline of the forest in an indirect manner. Need for more elephant corridors, ऐसा आप एंड में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताइए, नीड बताइए, बेनिफिट्स क्या है वो बताइए, लोअर डिप्लीशन ऑफ सॉइल, लोअर वाटर एंड एयर पोल्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में बताइए। एंड मेजर्स अब बताइए क्या क्या किया गया है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, नेशनल मिशन ऑयल एंड ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके बारे में बताइए। नीड टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग टू ensure SDGs reach, ऐसा आप बता सकते हैं। Then the next question is latest emission gap report brings out the fact that emissions have been increased despite the commitments of major countries towards Paris Climate Agreement। ठीक है, तो इसके बारे में बताइए। इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग PCA 2015, एमिशंस गैप रिपोर्ट के बारे में बताइए। नीड फॉर PCA बताइए। इश्यूज क्या है, लैक ऑफ वेरिएशन इन एटीट्यूड, चेंज नहीं हुआ एटीट्यूड, एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग स्टिल, और हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने की बात कर रहे हैं। तो विड्रॉल ऑफ कंट्रीज लाइक USA ने विड्रॉ कर दिया है, लैक ऑफ फंड्स हो रहे हैं UN को, और डिस्क्रिपेंसी बिकॉज ऑफ कोविड भी हो गया है अभी, हम वी कुडंट एक्ट ऑन दैट फ्रंट। नीड टू कमिट टू PCA ऐसा कहा जा सकता है। एंड यू कैन ऐड अबाउट दिस वीक्स न्यूज जो कि क्लाइमेट एम्बिशन समिट के बारे में। India has noticed large rise in AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द रिसेंट ईयर्स, एप्लीकेशंस बताइए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उसका नीड बताइए, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी एंड नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, एप्लीकेशंस क्या क्या, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेली कम्युनिकेशंस, ये सब में है। चैलेंजेस क्या है, डिजिटल डिवाइड, AI यूज कर रहे हैं बट देयर आर पीपल हु स्टिल डू नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट, राइट। सो नीड टू अडॉप्ट AI फॉर मूविंग इन पेस विद द वर्ल्ड, वो जरूरी है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इस सेशन के आपके क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ दिस इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू गृह समिट, इट इज कंसीव्ड बाय टेरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलप किया जा रहा है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज ओन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम इन इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। जो भी आपको सही लगता है ABCD प्लीज मार्क करिए। देन वी हैव which among the following statement is correct with respect to CMS-01 satellite? It has been launched by NASA. It will help monitor. It will be helping monitor the Arctic fires. Okay. Next है Paris Climate Agreement से related. India was a part of the Paris Climate Ambition Summit. India has announced a nationally determined contribution of reducing emissions intensity of GDP by 23 to 25% by 2030. Next है Himalayan Zero से related. They are typically found at 2000 to 4000 meters altitude. They are known to be found in eastern, central and western Himalayas, also in the Trans-Himalayan region. E20 से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट परमिसेबल लेवल ऑफ ब्लेंडिंग इज 18%। E20 फ्यूल में ब्लेंड ऑफ 20% ऑफ मिथनॉल एंड गैसोलीन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिलेटेड टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, हाई रिस्पॉन्स क्विक रिएक्शन वर्टिकली लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल है टू डिजाइन टू neutralize enemy aerial threats like missiles, aircraft, guided bombs, helicopters. Army, Navy, Air Force all will be using it. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इट इज वन ऑफ द स्पीशीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट, Bengal florican have been included in Appendix 1 of the UN Convention on Migratory Species. Mains practice questions है, describe the need for increasing eco-friendly ways of housing, describe the different types of orbits for placing the satellites and their uses, describe the Paris Climate Agreement and the progress in that regard, describe the need for a hydrocarbon fuel as an alternative to fossil fuels once. ठीक है, thank you, all the best. I hope you have liked this session. For any other query you can contact us on these numbers.